हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और दोस्तों आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको जो है शुरू कर रहे हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और इसमें जो है पूरा 4.1 हम खत्म करेंगे, इसका बेसिक बताएंगे और इसके बाद जो है 4.2 यानी कि पूरा जो है कंप्लीट हम इसको खत्म करेंगे द्विघात समीकरण को, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हम जो है 4.1 पर विचार करेंगे, ठीक ना। तो पहले हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें जानना होगा कि द्विघात समीकरण जो है होता क्या है। तो देखिए, जब किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद जो है चर यक्ष में है, तो चर यक्ष की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चर यक्ष की अधिकतम घात अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, तो उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। अब उसमें अगर जीरो लग जाए, जैसे अगर दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद रहेगा। अगर हम इसको बराबर जीरो कर दें तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। तो ये जो रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का जो है व्यापक रूप है, ठीक ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी और सी ये अचर राशियां हैं, ठीक ना। ए बी सी, ए बी सी ये एक्स से स्वतंत्र हैं, मतलब अचर हैं, अचर राशि हैं, ठीक ना। अचर राशि का मतलब यहाँ पर 1 2 3 ऐसे हो सकता है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं और उसमें बताएंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। देखिए, अगर हम यहाँ लिख दिए कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो चर x है इसकी घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक ना। अगर वही हम लिख दें 3x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, तो इसमें भी क्या है कि चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण रहेगा। अगर वहीं पर जो है हम केवल लिख दें कि एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक ही पद लिखे, तो ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर हम लिख दिए कि 4x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण कहलाएगा? आप बताइए। जी नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यक्स की जो अधिकतम घात है वह 1 है, लेकिन शर्त क्या कहती है कि यक्स की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इसकी घात 1 है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को आप नोट करिए। और ऐसा नहीं है कि एक घात रहेगी तो नहीं रहेगा, 3 घात भी है तभी भी नहीं होगा, ठीक ना। जैसे अगर आप लिख दिए कि 2x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0, या केवल लिख दिए कि x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें भले ही आपको 2 घात यहाँ दिखाई दे रही है, 2 घात यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन हम यक्स की अधिकतम घात को देखते हैं और यहाँ यक्स की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है, और यहाँ कितनी है? 4 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, अगर इस जीरो को हम खत्म कर दें तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब हम जो है शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1 को, ठीक है। प्रश्नावली 4.1 का ये सवाल दिया हुआ है और इसमें जो है पूछ रहा है, हम जो है एनसीईआरटी बुक लेकर के चलेंगे, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक में जितने भी सवाल हैं पहले उन सभी सवालों को खत्म करेंगे। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि मनोहर वाली बुक हो गई और कंप्लीट कोर्स हो गया अरिहंत वाला, उसमें से भी हम क्वेश्चन हल कराएंगे। तो 4.1 में पहला सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो इसमें से हमें बताना है
कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक विशेष सूचना है कि देखिए इतनी मेहनत करते हैं और अभी हमारा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ है, और आपको जानकारी हो या न हो, देखिए यूट्यूब जो है सबसे कम पैसा अगर देता है ना, तो किस पर देता है? एजुकेशन पर देता है। क्योंकि जानते हैं क्या होता है, एजुकेशन वाली वीडियो पर व्यू बहुत कम आता है। इसीलिए जो है यूट्यूब जो है एजुकेशन वीडियो पर जो है यूट्यूब जो है व्यू के हिसाब से जो है देता है। अभी जो है अगर नाच गाना वाली वीडियो हम बनाते, कॉमेडी वाली वीडियो बनाते, तो उसको जो है सभी लोग देखते, सभी लोग पसंद करते, उस पर ज़्यादा व्यू आता तो ज़्यादा पैसे मिलता। लेकिन अभी हमारा चैनल जो है मोनेटाइज भी नहीं है और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मेहनत जो है हम बहुत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। आप पिछले देखे होंगे कि 1 हफ्ता जो है इसमें डिस्टर्ब हो गया। हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, लगभग 5 दिन लगातार इंजेक्शन लगवाए हैं, तब जा कर के तबीयत कुछ सही हुई। अभी भी आवाज़ में कुछ दिक्कत है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर के आ रहे हैं, इस यूट्यूब पर ही, ठीक ना? यूट्यूब पर ही क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं? क्रैश कोर्स। इस कोर्स की खास बात ये है कि हम इसमें क्या करेंगे, अभी जो है सितंबर में, आज जो तारीख है वो है 15 सितंबर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं। तो हम जो है सितंबर से लेकर के और पूरा दिसंबर तक, ये 3 से 4 महीने के अंदर पूरा आपका जो है सिलेबस हम कंप्लीट कराएँगे। जनवरी माह में जो है उसका हम रिवीजन कराएँगे, अनसॉल्व पेपर हल करवाएँगे, ठीक ना? और इसके लिए हम सोच रहे हैं कि बहुत नॉमिनल फ़ी रखा जाए। उस फ़ी में जो है, उस फ़ीस में हम आपको मैथ भी पढ़ाएँगे और फिज़िक्स भी पढ़ाएँगे। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमारा चैनल थोड़ा और बड़ा होता है, तो हम इस पर अन्य टीचर को भी लेकर के आएँगे। जैसे कि आपको साइंस का पूरा मिल जाए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक ना? फिज़िक्स तो हम स्वयं पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी। कोशिश ये रहेगी कि सोशल साइंस भी हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो सोशल साइंस के भी कुछ आपको टिप्स दे देंगे और हिंदी के भी कुछ टिप्स दे देंगे। आपको कैसे करना है, 20 नंबर का बहुविकल्पी आपको कैसे करना है, जिसके लिए आपका जो है 90 से 95% अच्छा से स्कोर जाएगा। इसके लिए जो हम फ़ी रखने वाले हैं, वो फ़ी बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल 499। देखिए दोस्त, 499 में कुछ नहीं रखा है। आप जो है 400 महीने का मोबाइल का रिचार्ज करा देते हैं, लेकिन इतने रुपए में जो है हम आपको पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराएँगे, अनसॉल्व पेपर हल करवाएँगे और फ्री में पीडीएफ देंगे। पीडीएफ भी आपको मिलेगा। आपको जो है नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन से ही जो है सब कुछ कर सकते हैं, और इसमें हम टेस्ट भी उपलब्ध कराएँगे कि आपको टेस्ट कैसे देना है। तो जल्द ही जो है हम इसकी घोषणा करते हैं कि कैसे जो है ये सब आपको मिलेगा, ठीक ना? तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है कि x+1 का होल स्क्वायर, ठीक ना? x+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 2 और x-3। करना क्या है? इधर होल स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक ना? होल स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x। कैसे हुआ? आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना? उसी पर टूटा, x जो हो गया a हो गया तो a स्क्वायर, 1 यहाँ पर b हो गया तो b स्क्वायर प्लस 2, आप फिर इसमें गुणा करेंगे तो 2x, आप फिर 1 में करेंगे तो 2x ही रहेगा। एकदम इसी तरह से बेसिक करके हम पढ़ाएँगे। भले ही हमें ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ेगा, दिन-रात मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हम आपके लिए करेंगे। अगर हम ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, आप हमारा कोर्स परचेज़ करेंगे, तो हम जो है आपको क्वालिटी एकदम नंबर 1 वाली देंगे। जो आप जो 3500 4000 में लोग कोर्स बेच रहे हैं, वही सेम क्वालिटी हम आपको जो है एकदम नॉमिनल फ़ी में देंगे। क्योंकि अभी हमें शुरुआत करना है और हमें जो है बच्चों को एकत्रित करना है और उन्हें विश्वास दिलाना है। ठीक है? तो देखिए, इधर का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इधर का क्या हो गया कि 2x और माइनस का 6। अब देखिए, ये 2x इधर प्लस में और इधर भी प्लस में, तो ये 2x से 2x कट जाएगा। क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 6 है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हल किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इसमें आप देख रहे हैं
कि यक्स की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये द्विघात समीकरण रहेगा, ये द्विघात समीकरण है। ठीक ना। आइए अब हम एक दूसरे सवाल पर विचार करते हैं। इधर कुछ नहीं, हल ही नहीं करना है, जैसे है ऐसे ही रहेगा। ठीक ना। इसका इसमें गुणा किया जाए तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, फिर इसका इसमें गुणा किया जाए तो कितना प्लस हो जाएगा 2x। अब देखिए ये 2x इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, ये नहीं कटेगा। ठीक ना, सबको हम इधर लेकर के चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर ये 6 आएगा प्लस हो जाएगा और ये 2x आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया और 2x ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर 0। इसमें भी 2 घात है तो ये भी क्या रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा। ठीक ना। जिन लोगों को ये गुणा करना नहीं आता है तो बीजगणित के 2-3 वीडियो हम बना दिए हैं, उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के पहले उसको देख लीजिए कि गुणा कैसे होता है। ठीक ना। बेसिक अलजेब्रा हम पढ़ा चुके हैं और बेसिक अलजेब्रा में अभी और भी वीडियो आपको मिलेगी, जैसे कि गुणनखंड कैसे करते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये बहुत जरूरी है। आइए इस तीसरे सवाल को करते हैं। तीसरे सवाल में यक्स का यक्स में गुणा होगा, यक्स स्क्वायर होगा, यक्स का 1 में गुणा होगा, यक्स होगा, यक्स का दोनों में कर लिए, अब 2 का करेंगे तो 2 का यक्स में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और 2 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। वहीं अगर यक्स का यक्स में किया जाए एक्स स्क्वायर, यक्स का 3 में करेंगे तो 3x, फिर 1 का यक्स में करेंगे तो माइनस एक्स, 1 का 3 में तो माइनस 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर ये प्लस में ये भी प्लस में, इधर जाएगा कट जाएगा। ठीक ना। जब समान घात वाला 2 पद में रहते हैं और चिन्ह उनका समान रहता है तो कट जाता है, जैसे ये प्लस प्लस में है तो कट जाएगा, माइनस माइनस में भी रहता तो कट जाता। अब हम सबको एक साइड में लेकर के चलेंगे। ठीक ना। x माइनस 2x माइनस का 2 प्लस, सॉरी ये 3x जाएगा तो माइनस होगा, ये x प्लस होगा और प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे होंगे इसको लगाने की जरूरत नहीं है, अभी लगा दीजिए, एक लाइन और लगेगा कि x की घात 1 ही है, यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अब हम इसको जोड़ते हैं, x और x 2x और ये 2x और ये 3x, तो 2x प्लस में आई 2x 3x माइनस में तो हो जाएगा 5x और है 3 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना प्लस 1 बराबर 0। 2x में से 5x घटेगा तो कितना आएगा माइनस, माइनस जो है 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक ना। आइए अब हम इसे देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ होल क्यूब दिया है तो होल क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और b और फिर कोष्टक में a प्लस b। ठीक ना। बराबर, अब इसका गुणा करते हैं तो क्या होगा 2x क्यूब और माइनस का 2x। ठीक है, ये x क्यूब हो गया, ये 8 हो जाएगा और ये 3 गुना के 6x और x प्लस 2, इधर तो ऐसे ही रहेगा 2x क्यूब और माइनस का 2x। देखिए यहाँ x घात 3 है और ये भी x घात 3 है तो इन सबको हम एक पक्ष में करेंगे। ठीक ना। पहले इधर गुणा कर लेते हैं तो x क्यूब 8 और 6x का x में होगा तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और 6x का 2 में होगा तो हो जाएगा 12x और ये इधर जब आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब प्लस 2x बराबर क्या बचेगा, ये 0 होगा। ठीक ना। अब देखिए x क्यूब में से 2x क्यूब घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस x क्यूब बचेगा। ठीक है, फिर ये 6x स्क्वायर, स्क्वायर वाला पद कहीं पर नहीं है, अब x वाला पद है 12x और 2x तो हो जाएगा कितना 14x। अचर पद क्या है, अचर पद केवल 8 है तो 8 बराबर 0। ठीक ना। तो ये एकदम हल हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, अधिकतम घात 3 है तो ये भी जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि अधिकतम घात क्या है 3 है। आइए एक सवाल और करते हैं। ठीक ना, ये आपका 7वां सवाल है आपकी बुक का।
तो इधर तो कुछ नहीं करना है, ये हल किया हुआ है, इसको एज इट ऐसे ही हम उतार लिए। अब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2ab होता है, ठीक ना। तो 2x और 2 लीजिए, एकदम हम तोड़ मड़ोड़ के कर दिए इसको। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर सेम है तो कट जाएगा, क्या इधर बचा 3x+1 और इधर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 4x। अब इन सबको हम इधर लेकर के जाएं तो ये 4x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा, और ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा बराबर 0। इसमें भी देख रहे हैं कि x की जो अधिकतम घात है वह 1 है, तो ये भी द्विघात समीकरण जो है नहीं हुआ, ठीक ना। शर्त क्या होनी चाहिए, अधिकतम घात जो है 2 होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तभी जो है द्विघात समीकरण रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो इसे नोट करिए, और इसमें के जो भी सवाल बचे हुए हैं, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हम नहीं लगाए, ठीक ना, छठवां लगाए, सातवां लगाए, आठवां आपको लगाना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। कह रहा है क्षेत्र की जो लंबाई है, ठीक ना, ये चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये सवाल पूरा लगाना नहीं है, क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी हम इनको समीकरण बनाएंगे और जैसे ही द्विघात समीकरण बन जाएगा तो वहीं पर हम छोड़ देंगे। ये पूरा जो है वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा है, वैल्यू हमें नहीं निकालना है, द्विघात समीकरण बना करके छोड़ देना है, ठीक ना। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528, ठीक ना। तो लिखा जाएगा कि आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 वर्ग मीटर, ठीक ना। अब जो है कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो जिससे कंपैरिजन करता है, तुलना जिससे करता है उसी को मानते हैं। तो लंबाई की तुलना जो है चौड़ाई से कर रहा है, तो हम चौड़ाई को मानेंगे, ठीक ना, कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ऐसे आपको लिख के करना होगा, ऐसे जब करेंगे तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, x मीटर। आयताकार भूखंड की हम चौड़ाई माने x मीटर, तब आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, प्रश्न में क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई का दोगुना करेंगे तो क्या होगा 2x हो जाएगा, और दोगुना से एक अधिक, तो एक अधिक का मतलब एक इसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी लंबाई कितना है 2x+1 मीटर है, ठीक ना। अब क्षेत्रफल है 528 और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक ना। तो क्षेत्रफल कितना है 528, लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 2x+1 और चौड़ाई है x, गुणा करेंगे तो 2x² और प्लस का x, और ये हो जाएगा 528। बस इसको इधर ला देंगे और सीधा लिख देंगे 2x² प्लस x, और इसका पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा 528 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया ना, तो द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, तो बस यहीं पर छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक पहले समझते हैं। क्रमागत पूर्णांक जब मतलब जो क्रम से है, जैसे 1 2 3 4 5, बीच में गैपिंग कोई नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पूछें कि 10 की क्रमागत क्या होगी, तो 10 के बाद क्या आएगा 11 आएगा,
अगर कहें 99 का क्या होगा तो 100 होगा। क्रमागत, लेकिन जब भी कहे क्रमागत सम या क्रमागत विषम, तो सम या विषम में अब देखेंगे तो दो दो का अंतर रहता है। 1 3 5 7 विषम है, 2 4 6 8 ये सम है। तो इसमें क्या होता है कि एक x रहेगा तो एक क्या रहेगा x प्लस 2, इसमें 2 का अंतर। लेकिन केवल क्रमागत कहा जाए तो एक पहला x रहेगा तो अगला वाला क्या रहेगा x प्लस 1, एक जोड़ने पर मिल जाएगा। ठीक ना? तो इसी पर आधारित है आपका सवाल कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक ना? अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है 306। तो x और x प्लस 1 इनका गुणनफल कितना है 306। गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 306 बराबर 0। ये देखा समीकरण के रूप में बदल गया। बस यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट करिए। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए जो शुरू में रिलेशन देता है, अगर कुछ नहीं कह रहा है तो वर्तमान का ही रिलेशन होता है। क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक ना? तो हम रोहन की माँ रोहन से बड़ी है तो हम रोहन की आयु को मानेंगे। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्स। ठीक ना? तब रोहन की माँ रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी यक्स प्लस 26। रोहन की जो माँ है वह रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन की आयु यक्स वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी यक्स प्लस 26 हो जाएगी वर्ष। वर्ष में। ठीक है, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होगा। तो अब से 3 वर्ष के बाद ना होगा, तो हम अभी क्या करें पहले 3 वर्ष बाद की आयु निकालें। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, आज यक्स है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी यक्स प्लस 3 वर्ष होगी। ठीक ना? और ऐसे ही 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। वर्तमान में यक्स प्लस 26 है, इसमें हम 3 साल जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा यक्स प्लस 29 हो जाएगा। ठीक ना? यक्स प्लस 29 वर्ष, यक्स प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक ना? इसमें का इंक खत्म हो गया है, दूसरा हम ले लेते हैं। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार। ठीक ना? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 3 साल बाद इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। यानी रोहन की आयु यक्स प्लस 3 है और उसकी माँ की यक्स प्लस 29 है, बराबर कितना 360। ठीक ना? अब इनका हम गुणा करते हैं। तो यक्स का यक्स में एक्स स्क्वायर, यक्स का 29 में 29 यक्स, फिर 3 का यक्स में करेंगे तो 3 यक्स, और 3 का 29 में करेंगे तो 3 नवा 27 और 3 दुना के 6, 6 और 2 8 बराबर 360। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और ये 3 जोड़ेंगे तो कितना 32 एक्स प्लस 87 और माइनस का 360 बराबर 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अब ये 360 बड़ा है तो 360 में से 87 को घटाएंगे, 10 में से 7 जाए 3, और ये बचा कितना 6, 6 में से 8 घटेगा नहीं, हासिल देगा 16, 16 में से 8 जाए 8, और ये बचेगा 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसको जो भी कथन कहा उस कथन को द्विघात समीकरण के रूप में हम बदल दिए, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप बिना झिझक जो है आप क्या करिए, कमेंट करिए। अगर आप कमेंट नहीं, आपको जो है एकदम तुरंत आपको चाहिए, तो आप जो है ये नंबर है, ठीक ना, 88 87 54 73 79, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। कोई भी है, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए देखिए, ये व्हाट्सअप नंबर, कोई भी समस्या होती है तो आप इस पर जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। एक शायरी आपको सुनाते हैं कि हालात की बंजर जमी फाड़ कर निकला हूँ, हालात की बंजर जमी फाड़ कर निकला हूँ, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगा। हालात की बंजर जमी फाड़ कर निकला हूँ, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगा। आप बस धैर्य बनाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूंगा। तो आइए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं, ठीक ना। माना रेलगाड़ी की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कुल दूरी कितना चल रही है, तो कुल दूरी, ठीक ना, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी कितना, 480 किलोमीटर, यही है ना, हाँ। कुल चली गई दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेती। तो पहले हमें यह देखना है कि अगर यक्स की चाल से चल रही है तो कितना समय ले रही है, ठीक ना। तो लिया गया समय, इसको हम t1 से दिखाते हैं, यानी कि जब शुरू में उसकी चाल x है तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो x बटा में हो जाएगा 480, ठीक ना। ये क्या होगा, घंटा होगा, क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय क्या आएगा, घंटा में आएगा। कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो नई चाल, पहली चाल थी x, अब कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो हम इसमें से क्या किए, माइनस कर दिए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तब लिया गया समय, तब लिया गया समय कितना, पहले से 3 घंटा अधिक लेती। पहले कितना ले रही है, t1 घंटा ले रही है, अब कितना लेगी, 3 घंटा अधिक लेगी, ठीक ना। जाहिर सी बात है कि जब आप स्पीड को कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। आप गाड़ी उड़ाते हुए जाइए तो जल्दी से पहुंच जाएंगे, ठीक ना। और ढेर उड़ा देंगे तो जल्दी से भगवानों के यहाँ पहुंच जाएंगे, तो इसीलिए मीडियम में चलना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, तो ये है समय। अब समय बराबर क्या होता है कि दूरी बटा में चाल, तो दूरी तो हमें वही चलना है, 480 ही चलना है। अब जो है चाल क्या हो गई है, ठीक ना, अब चाल हो गई है कितना, सॉरी, समय बराबर, हाँ सही है, यहाँ हम गलत कर दिए हैं, हमें लग रहा है कि समय बराबर दूरी बटा में चाल, सॉरी ये गलत हो गया है, दूरी 480 और चाल क्या है, यक्स, ठीक ना। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है, दूरी बटे में चाल। अब चाल कितनी है, यक्स माइनस 8 है, ठीक ना। ये है समय। अब ये समय किसके बराबर लग रहा है, तो t1 + 3
और T1 की वैल्यू है कितना 480/x और प्लस का 3, ठीक ना। तो इधर पहले लसा ले लेते हैं, तो x लसा आएगा 480 और प्लस का 3x, और इधर 480 बटे में x माइनस 8, और तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो 480 x और इसका इधर गुणा होगा x माइनस 8 और 480 प्लस 3x, ठीक ना। तो अब अगर हम गुणा करें तो x का गुणा 480 में तो 480x, फिर x का गुणा 3 में तो 3x स्क्वायर, दोनों में हो गया। अब 8 का गुणा करते हैं तो माइनस 8 0 8 होगा, 8 होते 64, 8 चौको 32 और 6 38, और फिर 8 का गुणा 3 में तो 8 तरीके 24x, और इधर क्या है 480x, 480x प्लस में और इधर भी प्लस में, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप इसको इतना नोट करिए, जगह भर गई, हम ऊपर का मिटाते हैं, ठीक ना। तो इसको हम मिटाएं, ठीक। इधर क्या बचा हुआ है, बाएं साइड तो 0, इधर ये बचा हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3 8 4 0, ठीक ना। 3 से भाग जाएगी, 3 से यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और 8 4 12 3 15, हाँ जाएगी। तो हम 3 से भाग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24, और इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कितना बचा 2 बचा, तो 3 8 24, ठीक ना, बराबर 0। ये रहा आपका आंसर। गुणनखंड नहीं करना है, बस यहीं पर ला करके छोड़ देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्नावली के सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करिए या कमेंट करिए, ठीक ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।